Hello students, welcome in 10th Home Science online class. I am Dr. Nidhi Srivastav, Assistant Teacher of Home Science in Pandit Deendayal Upadhyay Government Model Inter College. Students, ये ऑनलाइन क्लास आपके लिए अप्रैल 2020 में आपके लिए बनाई गई है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वो चल नहीं पाई, जिसके कारण ये आपके लिए अप्रैल 2020 में ऑनलाइन क्लासेस बनाई गई हैं, जिसमें मैं आपको लेसन नंबर 2 आय व्यय और बचत के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। लेसन नंबर 2 का टॉपिक है आय व्यय और बचत किस माध्यम से, डाकखाने और बैंक के माध्यम से डिटेल में आपको बताई जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ पारिवारिक आय क्या होती है। गृह अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक महत्व पारिवारिक आय का होता है, जिसे परिवार किसी निश्चित अवधि में प्राप्त करता है अलग अलग स्रोतों से। पारिवारिक आय की परिभाषा ग्रॉस तथा क्रेंडल ने भी दी है। पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने तथा उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पारिवारिक आय का अर्थ क्या है। पारिवारिक आय का अर्थ यहाँ बताया है। यहाँ मैं आपको पारिवारिक व्यय का अर्थ बता रही हूँ। पारिवारिक अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख तत्व माने गए हैं, पहला आय और दूसरा व्यय। पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु जिस धन को व्यय किया जाता है उसे पारिवारिक आय कहा जाता है। पारिवारिक आय को इन शब्दों में भी बता सकते हैं, किसी निश्चित अवधि में संबंधित परिवार द्वारा अर्जित किया गया आय, उस अंश को पारिवारिक व्यय माना जा सकता है जो परिवार के सदस्यों के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय किया जाता है। यानी जो धन अर्जित होता है परिवार के सदस्यों द्वारा अलग अलग स्रोतों से, वो आय हुआ, और जो अलग अलग मदें हैं, आवश्यकताएं हैं, उस पर जो हम धन व्यय करते हैं उसे व्यय, पारिवारिक व्यय कहते हैं। अब व्यय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट में है परिवार की कुल आय। आय के अनुसार जो है व्यय प्रभावित होता है। रहन सहन का स्तर कैसा है हमारा, परिवार का स्वरूप कैसा है, छोटा या बड़ा, परिवार का आवासीय क्षेत्र कहाँ है, शहरी है, ग्रामीण क्षेत्र है, परिवार के सदस्यों की संख्या, कितने सदस्य हैं परिवार में, उस पर भी व्यय डिपेंड करता है, एवं बच्चों पर होने वाला व्यय कितना है, पारिवारिक व्यवसाय कैसा है, इन सब से व्यय प्रभावित होता है। अब व्यय है तो उसको हम कंट्रोल भी करना हमें मालूम होना चाहिए। पारिवारिक व्यय को नियंत्रित करने हेतु सूझबूझ एवं विवेकपूर्ण बजट बनाकर उसका पालन करना चाहिए। ऐसे हम व्यय को बजट बना करके नियंत्रित कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ पारिवारिक बचत और धन संचय में क्या अंतर है। पारिवारिक बचत, पारिवारिक आय के उस भाग को पारिवारिक बचत कहा जाता है जो परिवार द्वारा स्वीकृत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद बचाया जाता है। धन संचय, इससे आशय उस धन को एकत्र करके रखने से है, अर्थात धन का विनियोजन नहीं किया जाता है, केवल घर में थोड़ा जो धन जैसे हम इमरजेंसी के लिए रख लेते हैं उसे कहते हैं धन संचय। अब धन इसमें बताया गया है कि बचत लाभकारी होता है क्योंकि इसे विनियोजित किया जाता है, और धन संचय में यह लाभकारी नहीं होता है क्योंकि इसे तिजोरी में बंद करके रखा जाता है। इसमें चोरी आदि होने की संभावना भी रहती है। अब बचत क्या है, केवल बचत करके हम अपने भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। जो धन हम हमारी आय हुई और व्यय के बाद जो हमने धन बचा के रखा है उसे बचत कहते हैं, लेकिन उसको जो है बचत रख के अलमारी में रख लेना या तिजोरी में रख लेने से ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती है, उसका सही विनियोजन भी आवश्यक है। अब ये टॉपिक आता है निवेश, इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। धन को सही जगह लगाकर यानी विनियोजित करके उसे बढ़ाना निवेश कहलाता है। जैसे कि बैंक में, डाकघर में हम निवेश करते हैं तो उसमें हमें जो ब्याज मिलता है, रिटर्न मिलता है, तो वो हमारा धन उससे बढ़ता जाता है। और आकस्मिक आवश्यकताएं होती हैं, शिक्षा है, किसी कोई बीमारी है या मैरिज है, तो उसमें ये निवेश हमारा काम आता है। बचत विनियोजन की संस्थाएं दो होती हैं, पोस्ट ऑफिस और बैंक।
इसके बारे में आपको डिटेल में बता रही हूँ। पोस्ट ऑफिस के बारे में पहले बता रही हूँ। पोस्ट ऑफिस की कई सारी स्कीम्स हैं जिसके बारे में आपको बता रही हूँ। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। अच्छा, इसमें बेटर इन्वेस्टमेंट रेट भी मिलता है और पोस्ट ऑफिस की लगभग सभी योजनाएं, चाहे सामान्य खाता हो या आरडी अकाउंट हो या एफडी अकाउंट हो, सभी में बेहतर रेट पर ब्याज मिलता है। टैक्स पर छूट भी मिलती है और इसमें रिस्क कम होता है। देश में अभी भी बहुत सारे इलाके हैं जहां बैंकिंग सेक्टर के नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पे पोस्ट ऑफिस मिल जाते हैं। पोस्ट ऑफिस हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिल जाते हैं। पोस्ट ऑफिस की योजनाओं के उद्देश्य में कमज़ोर वर्ग को हित को विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। पोस्ट ऑफिस की योजनाएं इस प्रकार हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने चित्र के माध्यम से भी बताया आपको। बचत खाता, इसे 4% एनुअल ब्याज मिलता है। न्यूनतम बैलेंस 50 रुपये है। टैक्स इसमें छूट नहीं है, बचत खाता है ये। और दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें 5 साल के लिए योजना है। न्यूनतम जमा 10 रुपये है। फिर है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि कई अवधि के लिए इसको फिक्स डिपॉजिट किया जाता है। न्यूनतम जमा 200 रुपये है। 5 साल के लिए इसे फिक्स किया जाता है। टैक्स की छूट होती है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट मैं बताना चाहती हूँ फोर्थ स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, इसको MIS भी कहते हैं, मंथली इनकम स्कीम। 5 ईयर्स के लिए होती है। न्यूनतम जमा इसे 1500 होता है। अधिकतम जमा 4.5 लाख का है। हर महीने ब्याज मिलता है इसमें। फिर है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो योजना है, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता, जिसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी कहते हैं। ये 5 ईयर्स में मैच्योर होती है। कम से कम जमा इसे 1000 का होता है और अधिकांशतः जमा होता है 15 लाख और हर 3 महीने पर ब्याज मिलता है। इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। नेक्स्ट आपको PPF में बताना चाहती हूँ, इसको कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें टैक्स में छूट मिलती है। 15 साल में मैच्योर होता है और 500 रुपये मिनिमम इसमें जमा होता है। बीच में इसमें लोन भी लेने की सुविधा होती है। फिर है राष्ट्रीय बचत, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। 5 ईयर्स के लिए योजना होती है। न्यूनतम निवेश 100 रुपये होता है। अधिकतम सीमा नहीं है। 80C के तहत इनकम टैक्स में इसमें छूट मिलती है। नेक्स्ट किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र इसे KVP बोलते हैं। इसमें जो मनी होता है वो डबल हो जाता है। ब्याज दर के अनुसार अवधि बदलती रहती है और मिनिमम इसमें है 100 रुपये का निवेश है। फिर है सुकन्या समृद्धि योजना। 10 साल तक की लड़कियों के लिए योजना होती है ये और 21 साल में मैच्योर होती है। अच्छा, इसे ब्याज दर मिलता है और इनकम टैक्स में इसमें छूट भी मिलती है। फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ निवेश के लिए, ये सारी जो अभी तक बताई है मैंने पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स बताई है। अब मैं आपको बैंकिंग सेक्टर्स में भी सेविंग स्कीम्स हैं जिसके बारे में आपको बता रही हूँ। NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें क्या है, निवेश का आकर्षक विकल्प है। ये सरकारी एवं सभी के लिए ये योजना है और रिटायरमेंट हेतु सालाना या मासिक निवेश कर सकते हैं। इंडियन व NRI के लिए 18 से 60 साल के सदस्य इसमें हो सकते हैं और 80C के तहत इसमें छूट भी मिलती है। 50,000 तक टैक्स में छूट मिलती है। 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसमें ग्रामीण मजदूरों को 500 रुपये या 3000 रुपये मिलता है। अधिकतम सालाना खाता खोलना और अधिकतम रुपये जो है इसमें देना पड़ता है। ये जो है ग्रामीण लोगों के लिए विशेष रूप से है। फिर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें जो है 330 रुपये के प्रीमियम पर सालाना इसमें करना पड़ता है। 2 लाख रुपए का जीवन बीमा है, कवर मिलता है। 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए है ये। मैच्योरिटी टाइम 55 साल है। डिजिटल स्कीम है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद 2 लाख मिलते हैं और मेडिकल जांच की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। और इसे बताना चाहती हूँ मैं, ये 5 टर्म प्लान होता है। ये हर साल इसमें रिन्यू कराना पड़ता है। यदि लंबी अवधि के लिए इसमें जो है 4 गुना होता है। बैंक रिटर्न प्रीमियम जो है सेविंग अकाउंट से काट लिया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ PPF। इसमें टैक्स बेनिफिट होता है।
पीपीएफ में इंटरेस्ट भी मिलता है और इंटरेस्ट रेट भी होता है। इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी के बाद मनी टैक्स फ्री होता है। ऑनलाइन इसे ओपन कर सकते हैं। 500 रुपये से 1.5 लाख तक इसमें निवेश कर सकते हैं। 7.6% में इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। फिर है सुकन्या समृद्धि योजना। पीएम ने, प्रधानमंत्री ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसको लॉन्च किया था। बैंक एवं पोस्ट ऑफिस दोनों में ही ये स्कीम है और बेटियों की शिक्षा एवं पढ़ाई के लिए ये स्कीम जो है बनाई गई है। बहुत अच्छी स्कीम है ये। इसमें 8.5% के रेट से इंटरेस्ट इसमें मिलता है। फिर है एनएससी राष्ट्रीय बचत पत्र। 5 वर्ष के लिए होती है ये। 7.9% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। 1 लाख तक निवेश कर सकते हैं। एटीसी के तहत टैक्स फ्री होता है। निवेश हेतु अधिकतम सीमा नहीं है और न्यूनतम 100 रुपये ब्याज दर है। कर मुक्त नहीं है ये। फिर है म्यूचुअल स्कीम ELSS। इसमें इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है ये। एटीसी के तहत छूट मिलती है। 3 साल के लिए है ये। शॉर्ट टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट अल्पकालिक सावधि जमा योजना है। एक निश्चित अवधि के लिए होती है ये। उस निश्चित अवधि के लिए ब्याज मूलधन मिलता है। फिर है रिकरिंग डिपॉजिट। एक निश्चित समय के लिए खोले जाते हैं। एक मुश्त राशि निवेश हेतु सक्षम नहीं होते हैं। नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको जीवन बीमा योजना LIC। इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। पॉलिसी की अवधि 16 साल है, 21 साल और 25 साल के लिए है ये। प्रीमियम भुगतान अवधि 10 साल, 16 साल और 15 साल, 21 साल, 16 साल, 25 साल है। एलिजिबिलिटी 18 ईयर्स है। न्यूनतम राशि 2 लाख है। और इसमें बताना चाहती हूँ मैं LIC में मैच्योरिटी 10D के अंतर्गत टैक्स फ्री है। प्रीमियम का भुगतान ATC के तहत आयकर छूट मिलती है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नेक्स्ट पॉलिसी है। इसमें उत्तम, सुनिश्चित तथा लाभदायक है। ये भारत सरकार का संस्थान है और लाभांश आयकर मुक्त होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ पासबुक क्या होती है। सभी लोग, ज़्यादातर लोग अपने अकाउंट बैंक में खोलते हैं, उन्हें पासबुक मिलती है। तो इसमें बताना चाहती हूँ पासबुक क्या है। पासबुक और डाकघर द्वारा पासबुक बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों में ही मिलती है, जिसमें हमारी आय व्यय का ब्यौरा होता है। इसमें खातेदार अकाउंट होल्डर का नाम, पता, निजी सारी डिटेल होती है और हमारे आय व्यय का इसमें डिटेल होता है, जिसे हम कभी भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बचत खाता और चालू खाता यानी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। सेविंग अकाउंट क्या होती है? पारिवारिक बचत के लिए लाभदायक विनियोजन होती है इसमें, और जमा धन पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दिया जाता है। बचत खाते में धन निकालने पर नियंत्रण होता है। घरेलू बचत के लिए दृष्टिकोण से यह बहुत उपयोगी है। करंट अकाउंट व्यापारिक लेन देन के लिए आवश्यक है। इसे ब्याज नहीं दिया जाता है, सुविधा शुल्क लिया जाता है। इसमें धन निकालने पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम होता है। स्टूडेंट्स, अब ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें आप लोग बहुत अच्छी तरह समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। थैंक यू स्टूडेंट्स।